हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस पार्ट में हम यूएन के ऊपर फोकस करेंगे, यूएन की बेसिक हिस्ट्री और वो कब फॉर्म हुआ। मेरा आपसे सवाल है कि आपको पता है यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 51 अगर आपका आंसर है तो क्या सबने पहले डिक्लेरेशन को साइन किया था या कोई कंट्री थी जो साइन तभी नहीं कर पाई थी? इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी? क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों ये फॉर्मुलेट हुआ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यूएन के निशान को, यानी सिंबल को। यहाँ आसपास आपको पत्ते दिख रहे हैं। ये पत्ते क्या सिग्निफाई करते हैं? ये असल में ओलिव ब्रांच कहलाती है। यानी किसी के लिए अगर आप ओलिव ब्रांच फॉरवर्ड करते हैं तो इसका मतलब उससे पीस स्थापित करना चाहते हैं। ये एक कहावत भी है, ओलिव ब्रांच। तो वर्ल्ड मैप के पास एक ओलिव ब्रांच होना, इसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिख रहे हैं वर्ल्ड मैप के, ये दिखाता है यूनाइटेड नेशंस का मेन उद्देश्य वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देना। यूनाइटेड नेशंस क्यों वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देता है, इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। तो 1945 में जाकर यूनाइटेड नेशंस फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और उसके बाद दुनिया कोई वर्ल्ड वॉर ना देखे, इसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हुई। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस से पहले भी कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको देखते हुए, जिसके फेलियर से सीखते हुए यूनाइटेड नेशंस खड़ा हुआ? तो हाँ, और आप सबको उसका जवाब पता होना चाहिए, वो है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस असल में कब साइन हुआ था? तो लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ, यानी 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुआ था। इसके अंदर ये साइन हुआ कि भाई अब दुनिया के सभी देश युद्ध नहीं करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि कैसे शांति के साथ रहा जाए। वुडरो विल्सन का नाम फेमसली इसमें आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति। पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसको पुश किया और अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बना था। तो इसी के तहत इस ट्रीटी के अंतर्गत लीग ऑफ नेशंस बनता है। इसी ट्रीटी के अंतर्गत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बनके फॉर्म होती है, जो आज भी कार्यरत है यूएन के अंतर्गत। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंतर्गत आपका लीग ऑफ नेशंस बनके खड़ा हुआ। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के साथ एक दिक्कत ये थी कि लीग ऑफ नेशंस फोकस करता था कंसेंसस बिल्डिंग पर, कि जो भी निर्णय होंगे वो सर्वसम्मति से होंगे। और दूसरा मुद्दा यह था कि जो मेजर पावर थी, फॉर एग्जांपल यूएसए की पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया था, यूएसए ने ज्वाइन ही नहीं किया था लीग ऑफ नेशंस को। जो सबसे बड़ी पावर थी उसने ही ज्वाइन नहीं किया था। तो लीग ऑफ नेशंस इसलिए उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और कंसेंसस की वजह से, सर्वसम्मति से हर निर्णय हो, इसी चक्कर में हुआ यहाँ पर क्या कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता लड़ते रहे, अपने कब्जा बढ़ाते गए और ये सफल नहीं हो पाए। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशंस होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और उससे सीखते हुए सबने बोला कि नहीं, अब हम युद्ध को रोकेंगे और हम एक ऐसा मंच बनाएंगे जहां सर्व शांति की बात की जाए। तो ये खड़ा हुआ यूनाइटेड नेशंस 1945 में 51 ओरिजिनल मेंबर्स के साथ। ये यूनाइटेड नेशंस उस स्वरूप में आया जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन इसका पहली बार जिक्र कहां होता है? तो इसका जिक्र पहली बार होता है 1942 में। इसका पहले डिक्लेरेशन में बात आती है, यूनाइटेड नेशंस जैसा टर्म, इस चीज की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशंस जो टर्म है, ये टर्म दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। एफडीआर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको टर्मिनोलॉजीज को दिया था। ये टर्म की शुरुआत की थी इन्होंने। और 1945 में सर्वसम्मति बनी कि हम एक चार्टर बनाएंगे जहां सभी मेंबर देश के आएंगे और आके बैठेंगे। ये सभी देश दुनिया भर के पहुंचे एक जगह जहां पर ये मिलके काम कर सके। तो वो कहां पहुंचेंगे भाई? तो वो पहुंचे यूएसए में, यूएसए के शहर सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में ये लोग पहुंचे और इन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा चार्टर प्रिपेयर करेंगे जिसके तहत दुनिया में शांति स्थापित हो। तो उसके लिए इन्होंने 26 जून 1945 को चार्टर को साइन किया। 26 जून 1945 कितनी कंट्रीज ने साइन किया? उस दिन 50 कंट्रीज ने साइन किया, क्योंकि एक देश जो था वो था पोलैंड, जिनके उस दिन लीडर नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने इसको बाद में साइन किया और टोटल मिला के 51 मेंबर्स हुए। और इवेंचुअली जब ये फोर्स में आया, मतलब जब ये चार्टर फोर्स में आया, तो वो था 24 अक्टूबर 1945। इस डेट को यूनाइटेड नेशंस का चार्टर आया था, एनफोर्स हुआ था। तो ये डेट थी जहां से ये एनफोर्स हुआ। इसीलिए आप देखते हैं कि इस तरह यूनाइटेड नेशंस शुरू होता है। ये यूनाइटेड नेशंस की कहानी है। लीग ऑफ नेशंस से उन्होंने सीखा कि अगर सर्वसम्मति के चक्कर में रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन लीग ऑफ नेशंस में सभी देश भी नहीं थे, तो यूनाइटेड नेशंस अपने आप को एक ऐसी बॉडी बनाना चाहता था जहां दुनिया के मैक्सिमम देश हों। और आज इसकी मेंबरशिप ये बताती है कि इन्होंने लीग ऑफ नेशंस से सीखा। लीग ऑफ नेशंस से सीख लेते हुए इन्होंने क्या किया, एक मेंबरशिप आज देखिए तो 193 मेंबर्स इसके हैं, प्लस कंसेंसस बिल्डिंग वाला पॉइंट इसमें नहीं रखते हुए इन्होंने एक और संस्था इसके अंदर बनाई, वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो काम करती है कि भाई जल्दी निर्णय लेने हैं तो 5 देश बैठते हैं और वो जो निर्णय लेते हैं, 15 देश जो मेंबर्स हैं यूएनएससी के, वो जो निर्णय लेते हैं वो बाउंडेशन के साथ आता है। आप बार बार सुनते होंगे कि अभी इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हुआ, कई सारे रेजोल्यूशन पास किए गए। तो क्या वो रेजोल्यूशन
इंप्लीमेंट हो पाए, नहीं हो पाए, क्योंकि सारे के सारे रेजोल्यूशन कहां से पास हुए थे, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के साथ, जहां पर 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अभी, लेकिन आपको कोई भी चीज पास करानी पड़ती है यूएनएससी से, तभी जाकर वो आप बाउंड कर पाते हो देशों को इसको फॉलो करें। तो ये 5 देशों या 15 देशों का छोटा समूह जो यूएनएससी में बना था, ये इसलिए बनाया गया था कि भाई लीग ऑफ नेशंस काम नहीं कर पाती थी कंसेंसस बिल्डिंग के चक्कर में, इसलिए इन्होंने सोचा ऐसा कुछ करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस बनके तैयार हुआ, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई गई चीजों को जल्दी से आगे ले जाने के लिए। लेकिन वही विवाद आता है वीटो का और इन चीजों का, जो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि इन्होंने इससे क्या सीखा लीग ऑफ नेशन से, और ये लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशंस जगह पे आता है। लेकिन उसी समय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंतर्गत ही आईएलओ भी बना था, और ऐसे कई और चीजें भी शुरू हुई थी जो यूनाइटेड नेशंस से पहले से चली आ रही थी। उनको भी यूनाइटेड नेशंस ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से काम करें तो हम सब मिलकर इन चीजों को भी पुश करेंगे। तो आज इसमें 193 मेंबर्स हैं, और जो लास्ट मेंबर जो इसमें ऐड हुआ वो कौन है, कौन सा देश है, विच इज द लेटेस्ट एडिशन। मेरा आपसे सवाल है, लेटेस्ट कौन इसमें शामिल हुआ यूनाइटेड नेशन, लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें इसका पार्ट बनी, और उसका नाम है, क्या नाम है, साउथ सुडान। साउथ सुडान 193 मेंबर थी, लेकिन अब 194 का भी दावा लोग करते हैं, 194 मेंबर्स होने चाहिए। 194 मेंबर की तरह पुश करने की कोशिश कौन कर रहा है इसको, पैलेस्टाइन, जो अभी इसका उस तरह से मेंबर नहीं है। तो ये बेसिक सी कहानी समझी कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के जो रूइंस थे, जिसमें तबाही मची दुनिया को, उसके बाद कोई ऐसा युद्ध ना हो, उसको बचाने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस फॉर्मुलेट किया। अब यूनाइटेड नेशंस जब बना तो उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई एजेंसियां हैं। तो मुख्य रूप से इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जैसे किसी भी एक बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं, तो 6 इसके प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे इकोसॉक भी कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। सबसे पहले एक एक करके आते हैं जनरल असेंबली के बारे में। तो जनरल असेंबली इसकी चीफ पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जहां पर ईच मेंबर हैज 1 वोट, ईच मेंबर 1 वोट। हर एक देश के पास 1 वोट है, और ये कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सेटअप है, यानी कोई भी देश 1 वोट रखकर वो अपनी चीजों को पुश कर सकता है। और जनरल असेंबली, तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर हर देश को इक्वल राइट मिले हैं, तो अगर कोई मुद्दा आता है तो कोई भी देश जनरल असेंबली की मीटिंग में इसको उठा सकता है। हर एक देश जो है, उनके नेता आकर यहाँ बोलते हैं, मुद्दों को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। और खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली के अंतर्गत एक ग्लोबल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो एक ग्लोबल पार्लियामेंट की बात होती है, वो यूएन की जनरल असेंबली है। लेकिन इन्होंने ये भी सीखा था कि लीग ऑफ नेशंस में कंसेंसस हो नहीं पाता था। तो जैसे 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर आपको वोट मिले तो आप या तो मेंबर बन सकते हो या प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ये सब जनरल असेंबली से होता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो एनफोर्सेबल हो, जिसको आप फोर्स कर सको, भाई ऐसा मुद्दा है, आप गलत है, आपको यूएन के निर्णय को मानना पड़ेगा, ऐसे रेजोल्यूशन पास कराने के लिए आपको मुख्य रूप से किसी भी रेजोल्यूशन को सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराना पड़ता है, जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिसी मेकिंग जनरल असेंबली करती है, और पीस सिक्योरिटी की बात की जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। फिर इसी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो न्यायिक मामलों को देखता है, इकोसॉक जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का दुनिया भर में। फिर एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जो अब बिल्कुल बेकार सी हो चुकी है। पहले कई ऐसे इलाके थे जिन पे किसी का राज नहीं था, जो जहाँ की स्ट्रक्चर या गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, तो उन इलाकों को डेवलप करने के लिए यूएन की ट्रस्टीशिप काउंसिल होती थी, जो देखा करती थी यहाँ कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगा। तो अब यहाँ हालांकि ऐसा कुछ बचा नहीं दुनिया में, तो ये ऑलमोस्ट डिफंक्ट सी है, लेकिन अभी भी ऑपरेशनल है। और लास्ट सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का काम क्या होता है, किसी भी सरकार या किसी भी तंत्र का एक सेक्रेटेरिएट होता है जो डेली का कामकाज देखता है। तो उस कामकाज को देखने के लिए सेक्रेटेरिएट है, जिसके अंदर आपके मान लो जो अभी इसके कौन है सेक्रेटरी, कौन है इसके यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, और वो कहाँ से चुने जाते हैं, किस चीज़ को देखेंगे वो, तो वो मुख्य रूप से सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत काम करेंगे। जो भी नियमावली होंगी, जो भी रूल्स बनेंगे, वो सब यहाँ से बनते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, लेकिन ये केवल यहीं सीमित नहीं है, और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है यूएन का। अब इस सबको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या रेलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल जनरल असेंबली। जनरल असेंबली सबसे महत्वपूर्ण बॉडी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्पररी है, जिनको बार बार चुना जाता है। फिर इकोसॉक के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं काम करती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। क्योंकि मैं इकोसॉक को कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसीलिए कि अगर हम इकोसॉक को देखें, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को देखें, तो यही जो फंक्शनल कमीशन होते हैं, जैसे नार्कोटिक ड्रग का जो आपका डिपार्टमेंट है, या फिर पॉपुलेशन डेवलपमेंट की बात हो गई, स्टैटिस्टिक्स की बात हो गई, स्टेट ऑफ वुमेन की बात हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो गई, ये सब इकोसॉक के थ्रू ही काम पे आते हैं। फिर आपकी जो इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका है, यूरोप है, कैरेबियंस है, और बाकी जो बॉडीज हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसी की बात करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, ये सब मुख्य रूप से काम करती है इकोसॉक के अंतर्गत ही। इतना ही नहीं,
इकोसॉक और सेक्रेटरीट मिलकर यहाँ काम करते हैं। फिर बाकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे ILO हुआ, FAO हुआ, ये भी इसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। अब मान लो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है, UNRWA, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब इकोसॉक, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब का मिला जुला कार्य होता है। तो ये इस स्ट्रक्चर से आप घबराए नहीं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। पहले हमने जनरल असेंबली को देखा था। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो है मॉक टेस्ट। और 2024 प्रीलिम्स अगर आपका की पॉइंट है, एरिया जहां आपको इंश्योर करनी अपनी सक्सेस, तो आपको टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। तो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ओनली SPW का स्टार्ट हो चुका है। जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको फ्री एक्सेस मिलेगा हमारा सृजन जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है उसमें, जो मेंटरशिप टेस्ट सीरीज सब मिलती है उसके अंदर। 21 जनवरी को हमारा मॉक टेस्ट है 9 to 11। आप ऑफलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं किसी भी वक्त, 9 AM to 6 PM। फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। GS1 का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इससे एनरोल करके इस टेस्ट दे सकते हैं, जहां आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। UPSC से मिलते जुलते ही उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको एक प्रैक्टिकल रैंक प्रोवाइड करेगी, भाई किस तरह से आपकी स्थिति कहाँ पर है, किन एरियाज पे आपको काम करना है। तो जरूर ज्वाइन करिए इस टेस्ट को। और आप इस टेस्ट को ज्वाइन करने के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मेंटरशिप भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। सृजन का प्रीलिम प्रोग्राम आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ये होगा इन्फॉर्मेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूर करिए, जितने टेस्ट हो सके उतने दीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो पाएगी। ठीक है, अब आते हैं UN के ऊपर। इसकी पहली बॉडी जनरल असेंबली, जो सबसे डेमोक्रेटिक बॉडी है, जहां से मुख्य रूप से आपके जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसका काम देखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो रूल्स बनाते हैं या ये जो रेजोल्यूशन लाते हैं, वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होते हैं। क्यों बाइंडिंग नहीं होते हैं? फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने देखा इजराइल और गाजा का मुद्दा, वहां इतने सारे रेजोल्यूशंस आए, अगर वो जनरल असेंबली से पास भी हो जाते थे तो सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका या फिर रशिया या चाइना उस पर वीटो लगा के उसे रोक देते थे। तो इसीलिए दिक्कत यह है कि वो बाइंडिंग नहीं है। और मुख्य रूप से जो आप सिलेक्शंस भी लेते हैं वहाँ UNSC का अप्रूवल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यूनियन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ज़रूर है और एक स्टेप है टुवर्ड्स अ ग्लोबल डेमोक्रेसी, ग्लोबल डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर, पर वैसा ये कर नहीं पाती है। अब पहली बात आई कि इसकी मेंबरशिप कितनी है। तो 193 इसके मेंबर्स हैं। लास्ट कौन सी कंट्री थी? साउथ सूडान, हमें पता है। अब अगर आपको UN बॉडी में दिखाना है, UN एक यूनिवर्सल बॉडी है, उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? जनरल असेंबली। ये हर एक साल सितंबर में, जितने भी इनके फुल मेंबर हैं वो प्रत्येक साल सितंबर में क्या करते हैं? सितंबर में इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में, जहाँ इनका जनरल असेंबली हॉल है, न्यूयॉर्क में इन जनरल असेंबली हॉल, जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है प्रत्येक वर्ष सितंबर में। अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप वहाँ आ भी सकते हैं। कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है, तो डिसीजन के लिए क्या चाहिए? 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी के साथ ही डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिंपल मेजोरिटी से। भारतीय पार्लियामेंट में क्या है? सिंपल मेजोरिटी का सिस्टम है। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी होती है और कुछ क्वेश्चन सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, पर अगर इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, पीस की बात हो गई, बजटरी बात हो गई, या फिर आपको बजट की बात हम करें, हम अगर डिफेंस की बात करें, यानी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, माफ कीजिएगा, डिफेंस की बात हम करें और हम सिक्योरिटी की बात करें, तो वहां आपको 2/3 बहुमत की बात आती है। अगर किसी को आपको एडमिट करना है, न्यू मेंबर, तो आपको 2/3 बहुमत देना ही चाहिए, तभी जाकर वो हो पाता है। तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल क्वेश्चंस अगर है तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है जनरल असेंबली का, जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? प्रेसिडेंट हर एक साल मिलती है ये, और 1 साल का टर्म होता है इनका, 1 ईयर टर्म। तो याद रखिए, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो अलग होते हैं, इनके प्रेसिडेंट अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कुछ जो प्रीवियसली चुने गए इसके प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था, जो रिसेंट थे, डेनिस फ्रांसिस। फिर मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, वो भी एक बार इनके मेंबर रहे थे, उनके थे आई थिंक अब्दुल्ला शाहिद, वो भी 1 साल के थे। तो 1 साल का टर्म होता है। अभी कौन इसके 2023 में जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे डेनिस फ्रांसिस। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये तो प्रेसिडेंट की बात हो गई, तो सेक्रेटरी जनरल के अलग हैं, बिल्कुल,
अलग हैं। अभी तक केवल एक ही भारतीय व्यक्ति हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है। वो कौन है? तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये इकलौती अभी तक भारत की जो प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो बनी है विजय लक्ष्मी पंडित। अभी कौन है? डेनिस फ्रांसिस। तो ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनका कार्य क्या होता है भाई? ये मतलब जो मीटिंग होगी, सवाल उठाएंगे, उन सब का ध्यान कौन रखेगा? तो ये ही लोग उठाते हैं, उस पर यही जो प्रेसिडेंट है ये उसको पुश करते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कमिटीज़ होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। मैं आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडिया रहे क्या चीज़ें आप भूल रहे हैं, कि आपको याद करना जरूरी है कि प्रेसिडेंट का 1 साल का टर्म होता है। कौन है भी? डेनिस फ्रांसिस। डिसीजन 2/3 बहुमत से कौन सी लिए जाते हैं? बजट, डिफेंस या फिर एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। रिजोल्यूशन बाउंडिंग नहीं होते, मेन काम इनका पॉलिसी मेकिंग है। अब इसमें 6 कमिटीज़ होती हैं। जो 6 कमिटीज़ में जो आपके आगे फर्स्ट कमिटी से हम कहते हैं डिसआर्मामेंट कमिटी। डिसआर्मामेंट कमिटी एक कमेटी होगी। डिसआर्मेंट की कमेटी, जो डिसआर्मेंट कमेटी होगी वो क्या करेगी भाई? हथियार ना बढ़े, इन चीज़ों को रुकना और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना। ये इसकी पहली कमेटी होती है। आप चाहें तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि भाई जनरल असेंबली है, दुनिया में पीस चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डिसआर्म करना पड़ेगा। दूसरी कमेटी, इसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल कहते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। इस तरह की 6 कमिटीज होती हैं। तीसरी कमेटी होती है सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल। सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल। चौथी कमेटी होती है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन। पांचवी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बजटरी है, एडमिन प्लस बजट। 6th कमेटी इसकी होगी, गैस करिए किस चीज की होगी 6th कमेटी? 6th कमेटी लीगल। तो ये आपका लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, ह्यूमन, डिकोलोनाइजेशन, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और डिसआर्मेंट एंड सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट आ गया, जो आपकी 6 कमिटीज होती हैं। हर एक मेंबर स्टेट जो होता है, 1% से प्रत्येक कमेटी में हर एक देश का एक मेंबर होता है, और मेंबर स्टेट अपने एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर वगैरह इन कमिटीज में भेज सकते हैं। इनके अलावा जनरल कमेटी, क्रेडेंशियल कमिटीज और होते हैं, पर 6 मुख्य कमिटीज होती हैं, और ये होता है जनरल असेंबली का स्ट्रक्चर, जिसके तहत वो फैसले लेते हैं। तो अगर कोई मुद्दा, अगर इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी मीटिंग्स भी होल्ड की जा सकती हैं। अब खास बात है कि इसकी भाषाएं कितनी हैं? यूएन जो है, यूएन की भाषाएं कितनी हैं? यूएन में असल में कोई भी व्यक्ति जाकर किसी भी भाषा में अगर आप चाहें तो अपना भाषण दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 6 लैंग्वेजेस हैं जिनमें इनको डॉक्यूमेंट्स इनके दिए जाते हैं। 6 लैंग्वेजेस। अब 6 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? गेस करिए। 6 लैंग्वेजेस में पहली लैंग्वेज तो हमें पता है इंग्लिश, दूसरी फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक, स्पेनिश और छठी रशियन। ये 6 भाषाएं वैसे इनको प्राप्त हैं, मान्यताएं। और आप किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर आके किसी भी भाषा में आप बोल सकते हैं, लोकल भाषा में बोलने में कोई दिक्कत यहाँ नहीं की जाती है। तो ये जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं वो हैं किसकी? यूएन की। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बजट है वगैरह, इन सब पे अलग अलग कमिटीज बैठती है। ये हो गई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात, ठीक है। अब ये हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका रोल ये था कि भाई कोई मुद्दा हो, अगर कोई समस्या आए तो हम किसी भी चीज़ को आकर रोक सके। लेकिन एक इसका टर्म होता है सिक्योरिटी के लिए, कि भाई अगर दुनिया में युद्ध बढ़ता जा रहा है तो क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बैठ के देखती रहेगी? अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि भाई अगर सिक्योरिटी काउंसिल कभी बात करेगा ही नहीं तो क्या नॉर्मली कभी भी जनरल असेंबली कुछ कर नहीं पाएगी? तो इसके लिए एक प्रावधान दिया गया है, विच इज़ रेजोल्यूशन नंबर 377। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह देखा है कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो किसी सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाता, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस में होता था। तो इसे ध्यान में रखते हुए रेजोल्यूशन 377 एक कॉन्सेप्ट है जो लाया गया। अब रेजोल्यूशन 377 क्या है? देखिए, इसका मानना यह है कि कभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया के देश और जो सिक्योरिटी काउंसिल वो फेल हो जाए, तो वहां पर एक प्रावधान है जिसे कहा जाता है यूनाइटिंग फॉर पीस। यूनाइटिंग फॉर पीस क्या है भाई? यूनाइटिंग फॉर पीस, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी रेजोल्यूशन होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं लीगली। तो अगर कभी ऐसा दिखे जहां पर बहुत से लोगों की जाने जा रही हैं, तो अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 377 सेक्शन ए, यूनाइटेड नेशन बुला सकता है दुनिया के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बुला सकती है दुनिया के देशों को साथ आने के लिए फॉर यूनाइटिंग फॉर पीस।
तो ये रिकमेंडेशन जो होता है ये कोलैबोरेटिव होता है कि अगर जरूरत पड़ रही है तो अंडर यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 377 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन कॉल फॉर आर्म्ड फोर्स, कि अगर जरूरत पड़े तो युद्ध की स्थिति भी आ जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये अभी तक हालांकि प्रभावी रूप से यूज नहीं किया गया है। कहा जाता है कोरियन वॉर में इकलौता ऐसा टाइम था जब इसको इस तरह से यूज किया गया। हालांकि कोरियन वॉर में डायरेक्टली 377 का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इससे मिलता जुलता काम वहां किया गया था, इसलिए कहा जाता है कि 377 जैसा कार्य वहां किया गया था। तो ये आइडिया शुरू हुई इस चीज से होता है कि जब देखा गया कि एक डेडलॉक हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर डेडलॉक हो जाता है और वो देश कुछ करते ही नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बाकी जो जनरल असेंबली की कंट्रीज हैं वो यूनाइटिंग फॉर पीस यूटूपी कहते हैं, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन लाके, यानी 377 रेजोल्यूशन लाकर बोल सकते हैं कि भाई अब हमें कदम उठाना है इसको करने के लिए। और पास करने के लिए क्या सिस्टम है भाई, वही 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे पहले कई बार इसके बारे में बोला गया है, जैसे जब कॉन्गो की क्राइसिस हुई थी 1960s में, 1960 कॉन्गो क्राइसिस, इवन 1971 में जब वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब भी कहा जा रहा था कि भाई इसको अडॉप्ट करो। या सोवियत ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान का 1980 में जब हुआ था, सोवियत इंडो पाक वॉर, इन केसेस में इसकी बात की गई थी, लेकिन यहां कभी आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, यानी कभी फोर्स की बात नहीं की गई। तो इकलौता एग्जाम्पल जहां में दिखता है जहां किसी देश को रोकने की कोशिश की गई थी वो कोरियन वॉर में की गई थी। तो रेजोल्यूशन 377 इकलौता ऐसा एरिया है जो कहता है कि भाई अगर वॉर को रोकना है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो आकर एम्पावर कर सकते हैं जनरल असेंबली को 24 घंटे के अंतर्गत, कि अगर कोई एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी एग्री करे। याद रखिए ये चीज लाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनएससी का कोई एक मेंबर, 1 मेंबर शुड एग्री, और अगर वो एग्री करते हैं तो हम यूनाइटेड फॉर पीस नाम लाकर रेजोल्यूशन पास कराकर एक बाउंडेशन ला सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू भी। तो कहा जा रहा था कि जब ये चीजें हो रही थी, जब इजराइल गाजा युद्ध हो रहा था, तो क्या जनरल असेंबली कुछ नहीं कर सकती, तो वो रेजोल्यूशन 377 ला सकती है, यूनाइटिंग फॉर पीस लाकर। ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके तहत आप जनरल असेंबली के थ्रू जाकर यूनाइटेड नेशंस की फौज जाकर लड़ सकती है। रेजोल्यूशन 377 यूनाइटिंग फॉर पीस, ठीक है। ये प्रावधान किसके अंतर्गत है, तो वो है जनरल असेंबली के अंतर्गत। तो आपने समझा कि नॉर्मली नॉन बाइंडिंग होता है लीगली, लेकिन इकलौता एग्जांपल जहां बाइंडिंग होता है वो ये एग्जांपल था। अब आगे बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 मेंबर परमानेंट है और 10 टेम्पररी हैं। अब देखिए रिसेंटली भी, हाल में 2023 में भी इंडिया को जो स्टैटिस्टिकल कमेटी है उसकी मेंबरशिप मिली थी। अलग अलग कमीशन में इंडिया लीड कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया पिछले साल तक था नॉन परमानेंट मेंबर। तो अगर आप देखें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका काम है इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना, उसमें असल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर परमानेंट हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, और 5वीं कंट्री कौन सी है? रशिया। तो पहले से ये 3 कंट्रीज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए, चाइना और रशिया। बाकी फ्रांस यूरोप की एक बहुत पावरफुल कंट्री है, यूके भी एक सबसे पुरानी पावरफुल कंट्री रह चुकी है। तो 1945 के टाइम में देखिए तो सबसे मेजर पावर्स यही थी। हालांकि चाइना को बाद में इसमें ऐड किया गया। पहले जो अभी हम ताइवान कहते हैं वो कहा जाता था कि वो इसका मेंबर है। तो ये 5 कंट्रीज हैं। कोई भी रेजोल्यूशन अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचता है और अगर पास होता है तो वो बाइंडिंग होता है। लेकिन इसे पास करने के लिए एक तो प्रॉपर वोटिंग होती है, प्लस इनमें से कोई देश वीटो ना लगा दे। अगर वीटो लगता है तो यानी किसी भी देश ने अगर वीटो लगा दिया तो वो रेजोल्यूशन वही खत्म हो जाता है। इनके पास एक नेगेटिव पावर है किसी भी रेजोल्यूशन को रोकने के लिए। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 10, परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, और कोई भी वोट पास होने के लिए आपको एक भी वीटो नहीं चाहिए होता है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां से किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने 9 येस वोट चाहिए होते हैं। 9 वोट अगर येस हो गए उस काउंसिल में तो वो पास माना जाता है। लेकिन 9 येस वोट्स एंड नो वीटो, किसी भी देश ने, परमानेंट मेंबर ने अगर वीटो लगा दिया तो वो रेजोल्यूशन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए कि वीटो नहीं लगना चाहिए। वीटो की पावर इन कंट्रीज के पास है। अब देखिए जो नॉर्मली स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि 15 मेंबर है, 5 तो परमानेंट हो गए, बाकी कितने बचे? 10। अब 10 का डिवीजन कैसे किया गया है? 10 का डिवीजन ऐसे किया गया है कि पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर वेस्ट यूरोप, लैटिन अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप।
तो इन्होंने इस तरह से इनको बांट रखा है। तो अगर आप देखो तो एशिया से, ईस्टर्न यूरोप से एक, और यूरोप से कितने मेंबर्स के अंदर आते हैं। जनरली जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे भाई कैसे डिसाइड होगा ये, तो डिसीजन का तरीका होता है कि आमतौर पे जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये लगातार कोई कंट्री 2 बार चुन के नहीं आ सकती। जो 10 मेंबर्स होते हैं इनमें से 5 जो कंट्री होती हैं, 5 कंट्रीज एक बार में अफ्रीका प्लस एशिया से हो सकती है, A+A। बाकी बची कितनी 5 कंट्रीज, एक उनमें से आती है ईस्टर्न यूरोप से, एक जाती है लैटिन अमेरिका कंट्रीज से या फिर साउथ अमेरिका से, प्लस 2 वेस्टर्न यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप और बाकी देशों से। तो अब देखिए खेल क्या है यहाँ कि आपने अफ्रीका और एशिया को केवल 5 सीटें दी हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ऑलरेडी जो 5 सीटें उनमें से 4 तो यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, एक ही आप कह सकते हैं एशियन कंट्री है चाइना। और अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट और एशिया ऐसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में से केवल 5 लोग नॉन परमानेंट मेंबर रह सकते हैं। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है। और 4 देश ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें पुश कर रहे हैं। वो 4 देश कौन से हैं? वो है G4, जो कहते हैं इस सिस्टम को चेंज करो, हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ। G4 कौन कौन सी है? जापान, जर्मनी, इंडिया। मुझे बताइए चौथी कंट्री कौन सी है G4 की जो पुश करिए कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए उनकी? ये आपके लिए मेरा सवाल है। तो अभी जो 2024-25 का टर्म है उसमें एशिया पैसिफिक से आपकी साउथ कोरिया और अफ्रीका से अल्जीरिया, सीरिया लियोन, सेंट्रल साउथ अमेरिका से गुयाना और ईस्टर्न यूरोप से स्लोवेनिया का तो टर्म आ चुका है। तो ये बाकी जो है कुछ अपना टर्म एंड कर रहे हैं, जैसे इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, इनका टर्म एंड होने वाला है 2024 के अंत में। और 2023 के अंत में इनका अल्बेनिया, ब्राजील का, गबोन, घाना और यूनाइटेड अरब अमीरात्स का। जापान एक ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम टाइम नॉन परमानेंट मेंबर रही है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की। और इसको बनने के लिए भी आपको मेजॉरिटी से 2/3 बहुमत से पास होना पड़ता है आपका जो मेंबरशिप है वो। तो इसलिए कोई अगर कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर बनती है तो उसके लिए आपको पहले, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है तो कैसे बनोगे नॉन परमानेंट मेंबर? उसके लिए वोटिंग होगी और जनरल असेंबली में क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी को आपके कैंडिडेचर को सपोर्ट करना पड़ेगा। भारत भी कई बार मेंबर रहा है, तो 2023 में भी इंडिया मेंबर था, 2022 के पीरियड में भी इंडिया मेंबर था। तो वो जो 2/3 बहुमत है वो दिखाता है कि आपके देश को कितनी ज्यादा ग्लोबल वैलिडिटी मिली हुई है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनना भी। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि इन 5 देशों के पास जो वीटो की पावर है ये अक्सर चीज़ों को होने ही नहीं देती। रशिया वीटो लगा देगी, कभी अमेरिका वीटो लगा देगा, कभी चाइना वीटो लगा देगी। तो बड़े बड़े जो रेजोल्यूशंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो कभी पास ही नहीं हो पाते। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हम कहते हैं कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म करना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रिफॉर्म के हिसाब से इसकी वोटिंग राइट्स और वीटो जो है ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकली बांटा हुआ है दुनिया में भी। सोचिए जो 5 मेंबर है इसमें यूके की क्या ही आज हैसियत है दुनिया में, ब्रिटेन की क्या हैसियत है, इंडिया से तो बहुत पीछे है। और जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज को जगह नहीं दी गई, इंडिया के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए बहुत स्पेस बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए। हमें पता लगा कि रिजोल्यूशन पास करने के लिए 9 येस वोट चाहिए होते हैं आपको 15 मेंबर्स में से, और किसी का वीटो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब मुझे आप बताइए, क्या आपको पता लग गया कि सिक्योरिटी काउंसिल और इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है, क्यों, कैसे, कौन चुना जाता है? मेरा आपसे अब अगला सवाल होगा कि क्या इंडिया जब इसकी मेंबर रहती तो क्या इंडिया वोट करती थी ऐसे मुद्दों पर या नहीं करती थी? अगर इंडिया मेंबर बनेगी यहाँ पे तो इंडिया की वोटिंग से क्या संदेश जाएगा कि कोई देश जिस पक्ष में वोट करता है वो दिखाता है कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है या कितनी ज़्यादा किसी मुद्दे के पक्ष में बोल रही है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इसका एक इंटरनेशनल रेलेवेंस होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली है उसकी क्या कहानी होती है। सिक्योरिटी काउंसिल बार बार न्यूज़ में आती रहती है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप पाने के लिए क्या इंडिया ने कोशिशें की है? इंडिया एक परमानेंट मेंबर रहा है शुरू से ही, यूएनएससी में लगातार सीट्स चाहता रहा, लेकिन चाइना हमेशा टांग अड़ा देता तो इंडिया आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताइए। इकोसॉक के थ्रू ही मुख्य रूप से सारा काम होता है। जो एक इंपॉर्टेंट रोल यूनाइटेड नेशंस निभाता है वो इकोसॉक के थ्रू ही निभाता है। तो इकोसॉक है क्या? पहले
तो इकोसॉक 1945 में फॉर्म हुआ था। इसका काम है कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, रिकमेंडेशन लाना, ये सब ये काम करती है। इसके मेंबर्स अभी कितने हैं? इकोसॉक के मेंबर्स हैं, अभी हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कितने मेंबर्स देखे थे? 193। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितने थे? 15। और इकोसॉक के कितने मेंबर्स हैं? 54। इसके 54 मेंबर्स होते हैं। और कहां से चुने जाते हैं? इलेक्टेड बाय यूएनजीए। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करता है 14 जो एजेंसीज हैं, जो हमने उस मैप में भी देखा था फ्लो चार्ट में, 14 एजेंसीज के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। जो मुख्य रूप से जो भी डेवलपमेंटल कार्य है वो यहीं से होता है। और कई इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी तो है जो यूएन से भी पहले बनी हुई, जैसे आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डब्ल्यूएचओ हो गई, फिर आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो ऐसी जितनी आपकी संस्थाएं हैं वो सभी इकोसॉक के साथ ही कोऑर्डिनेट करती है। तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रोल निभाता है इकोसॉक किस चीज़ के लिए? यूनाइटेड नेशंस का जो ग्राउंड वर्क होता है, जो पॉलिसी में बदलाव आप देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल यही निभाता है। इकोसॉक का फंक्शन क्या है? सभी एक्टिविटीज़ यूएन की देखना और जो ये सारी बॉडीज उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। तो अब अगर आप मुझे बताएंगे कि इकोसॉक का रोल, जो मुख्य चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करने में किया जाता है, अब ये काम कैसे करता है? तो इसके अंदर एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम होता है। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, ये प्रत्येक साल मिलता है। हर साल इसकी मीटिंग होती है जुलाई में, ताकि ये देखना कि जो हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? 18 है या 25 हैं? बताइए, आपसे मेरा होमवर्क है, बताइए मुझे इसका आंसर कमेंट्स में। तो इकोसॉक का मुख्य रूप से काम यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पुश करना, जो हम एसडीजी के थ्रू करना चाहते हैं, प्लस पॉलिसी इंटीग्रेशन करना, प्लस डेवलपमेंट कोऑपरेशन पे काम करना, और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है यूएन की उसको पुश करना। तो ये तो हमें पता लग गया इसकी मेंबरशिप की बात। क्या इंडिया इकोसॉक का मेंबर है? इंडिया असल में 2020 में इकोसॉक का मेंबर बना था। चुनाव होते हैं इकोसॉक को, और इकोसॉक के मेंबर बनने के लिए तो मेंबरशिप कितने दिनों की होती है? इकोसॉक की मेंबरशिप कितने टाइम? 54 मेंबर जो चुन के आते हैं, मेंबरशिप कितने टाइम की होती है? पीरियड जाएगा 3 साल का, 3 ईयर टर्म। तो इंडिया 2023 तक तो इसके मेंबर थी, अब फिर नए मेंबर्स में चुन के आएंगे। ये बात हो गई इकोसॉक की, यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका भी हमने समझ लिया ताना बाना। तो 3 ईयर टर्म जो मीटिंग हमने समझा दी, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, कौन कौन से इसकी इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है, इमर्जिंग इशूज़ पे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे काम करना, इंक्लूसिव सोसाइटी पे काम करना, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन पे काम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना। तो कैसे करते हैं? एसडीजी के गोल्स को पूरा कर करके। ठीक है, तो इकोसॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आमतौर पे हम इसको भूल जाते हैं। 2020 में इंडिया मेंबर बना था, फिर 2022 में 4 इसकी बॉडीज का इंडिया मेंबर बना था, जो इसके लिए बहुत रेलेवेंट है। अब 4 बॉडीज कौन कौन सी है? पहली आती है कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये क्या करती है? जो सोशल डेवलपमेंट का एजेंडा था, कोपेनहेगन एजेंडा, उसमें कितनी चीज़ें आगे बढ़ी उसके बारे में काम करती है। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, इसकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी इंडिया बना। फिर यूएन कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, इसका भी मेंबर इंडिया बना। फिर कमिटी ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स की भी एक्सपर्ट्स में इंडिया के मेंबर बना। तो 4 बड़ी इकोसॉक बॉडीज का 2022 में इंडिया मेंबर बना था। तो कौन सी बॉडीज है वो आप याद रखिए, किसके अंतर्गत आती है ये भी याद रखिए। कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, 4 का मेंबर इंडिया बना है। इसके अलावा जो हमने पहले ही देखा, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर भी इंडिया बना। मैंने ट्वीट की स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करी है, इसमें ये रहा। 4 साल के लिए 2024 से इंडिया मेंबर बना है, तो अभी रिसेंटली इसका मेंबर बना है। तो ये बहुत रेलेवेंट हो जाती है बॉडी हमारे लिए, यानी यूएन की स्टैटिस्टिकल कमीशन। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन असल में 1947 में शुरू की गई थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम पे काम करता है। जो स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्ट होते हैं या जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है कि भाई किस तरह मेजर किया जाएगा, किस तरह काम किया जाएगा, उसके तहत ही काम करती है। इसके अंदर मेंबरशिप कितनी है? तो 24 मेंबर्स हैं।
2024 से इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है। इकोसॉक इन्हें पिक करता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 4 साल का टाइम रहता है, 2028 तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा। इसके अलावा जो नार्कोटिक ड्रग्स का कमीशन है उसके ऊपर भी इंडिया चुना गया, जो 1 जनवरी है उससे इंडिया की मेंबरशिप यहाँ भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो 6 बॉडीज हमने देखी, नार्कोटिक ड्रग्स, स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये वो एरियाज है जहां पर इंडिया अभी मेंबर बना है। तो इन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, इन चीज़ों को याद रखिए। स्टैटिस्टिकल कमीशन का काम क्या होता है, मैं आपको अगर आम भाषा में बताऊं तो, अगर मान लो किसी देश की जीडीपी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करनी है, या जो सिस्टम फॉलो होते हैं सर्विस की बात करनी है, तो पब्लिक सर्विस किस तरह किए जाएंगे, यूएन का क्या स्टैंडर्ड होता है, ये सब अगर डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड होगा, उन सब डिसीजंस को आगे बढ़ाने के लिए, उन सब डिसीजन को समझने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं वो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसलिए इंडिया का वहां चुना जाना, वो भी इंडिया डिफीटेड चाइना। तो इसका एग्जाम्पल आप मेंस में लिख सकते हैं, कैसे इंडिया ने चाइना को डिफीट करते हुए 46 वोट्स इंडिया को मिले थे 54 में से, जो इंडिया इसमें जीता था। तो दिखाता है कि इंडिया की जो ग्लोबल रीच है और जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। लगभग 20 सालों से इंडिया इसका मेंबर नहीं बना था, तो बहुत एक बड़ा स्टेप है इंडिया के लिए मेंबरशिप इसकी जीतना भी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। तो ये जो 6 बॉडीज हैं आप समझ गए क्यों रेलेवेंट है। इकोसॉक क्या है, क्या इसका कार्य है, कितने मेंबर्स होते हैं, टेन्योर क्या होता है, ये भी आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी, आईसीजे। आईसीजे में भी एक बड़ा कदम ये उठाया गया था कि इंडिया के एक आईसीजे दोबारा चुने गए थे, और उनका नाम क्या था। अब मुझे बताइए, इंडिया के आईसीजे जो 10 साल के लिए चुने गए थे उनका नाम क्या था। और खास बात ये थी कि यूके ने अपनी मेंबरशिप पीछे खींच ली थी। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि यूके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर नहीं था, और इंडिया के अभी जो जज है उसका पार्ट है। इनका नाम क्या है, काफी टाइम से न्यूज में थे, इसलिए पूछा हूं मैं आपसे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन इससे पहले आईसीजे के इनके नाम मुझे बताइए आप, क्या है मेंशन करूं मैं। इनका नाम दलवीर भंडारी, लेकिन इनसे महत्वपूर्ण यह है कि हम पहले जानें कि आईसीजे काम कैसे करती है, मेंबरशिप क्या होती है, कौन सी कंट्रीज का पार्ट होती है। तो आईसीजे फॉर्म कब हुई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस असल में 1945 में स्टैब्लिश की गई थी। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब सवाल यह है कि इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहली बात, इकलौती ऐसी बॉडी जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि हेग में है, नीदरलैंड्स में। अब क्या करती है ये, जो डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, ये रिजॉल्व करती है। डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स ये रिजॉल्व करती है जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से। इसके कितने मेंबर्स हैं अभी, 193, जो यूएन के सारे मेंबर इसके मेंबर्स बन जाते हैं अपने आप, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट क्या है, तो जॉन डोनाहॉग इसके प्रेसिडेंट है। और अगर आप बात करें आईसीजे की फॉर्मेशन की, तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत फॉर्म हुआ था ये, आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर, इसके तहत ये फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसने बहुत सारी जो लीगल एस्पेक्ट होते हैं ग्लोबल वर्ल्ड के, उसको सॉल्व करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे मैंने बोला कि इंडिया के जज इसमें हैं, तो स्ट्रक्चर क्या है, असल में एक समय में इसके अंदर कितने जजेस हो सकते हैं, तो 15 जजेस इसके अंदर होते हैं। और हमेशा से ही भाई यूके के जज में हमेशा रहे हैं, तो वो पावर दिखाता है कि भाई हम बहुत महान कंट्री हैं। तो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस और की जनरल असेंबली प्लस जीए, यूएनजीए प्लस यूएनएससी, दोनों में वोटिंग होती है। इन दोनों जगह वोटिंग होती है, उसमें से चुने जाते हैं ये जो आईसीजे हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं वो। और इनका जो पीरियड होता है, कितने साल का होता है टेन्योर, 9 साल के टेन्योर के लिए चुने जाते हैं, फॉर 9 ईयर्स। एक लंबा पीरियड होता है ये। और जो 15 जज चुने जाते हैं उनमें सिस्टम भी ऐसा है कि 3 अफ्रीका से, 2 लैटिन अमेरिका या कैरेबियन से, 3 एशिया से, 2 जो हैं ईस्टर्न यूरोप से, और 5 जो है वेस्टर्न यूरोप से। अब आपको मन में सवाल होगा कि भाई क्या सिस्टम है, एशिया से 3 आपने लिए और वेस्टर्न यूरोप से 5 ले लिए, क्यों? इसकी वजह यह है कि इन कंट्रीज ने पावर स्ट्रक्चर को देखिए। रशिया ईस्टर्न यूरोप पे पावर होल्ड बनाए हुए था, तो उसने ईस्टर्न यूरोप के लिए पुश किया। वेस्टर्न यूरोप के लिए यूके था, तो उसने वहां से पुश किया। इंडिया के कई सारे जज रहे हैं, जैसे नागेंद्र सिंह रहे हैं, और दलवीर भंडारी की बात की मैंने, ये 2012 से ये वहां पे जज है। तो एक वर्ल्ड कोर्ट की तरह काम करते हैं, और एडवाइजरी ओपिनियन अगर चाहिए होता है तो वहां भी जा सकते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट हैं, केवल वही जाकर आईसीजे में अपनी बात के लिए रख सकते हैं आगे।
और इनकी जजमेंट फाइनल होती है, बाइंडिंग होती है, उसकी अपील नहीं हो सकती। यानी एक बाइंडिंग जजमेंट आती है इनकी तरफ से, याद रखिए बाइंडिंग रहती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन बाइंडिंग होता है। इंडिया रिसेंटली जब मुद्दा उठा था, तब उठा था रिसेंटली कुलभूषण यादव का केस, जहां पर बात हुई थी कि भाई अब इसमें क्या होगा। जब इनको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था, मौत की सजा सुनाई थी, तो आईसीजे ने रूल किया था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है कुलभूषण यादव से मिलने का, कॉन्सुलर एक्सेस मिलने का, और जो इंटरनेशनल लॉज है उसके तहत जो रिव्यू कंसिडरेशन है, वो जो रिव्यू मिलना चाहिए कि भाई आपने मौत की सजा सुना दी या कोई भी सजा सुना दी, तो उसके बारे में अधिकार है कि भाई वो करें। उनकी मौत की सजा पे रोक भी लगा दी थी कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और यूएन में एक प्ली भी डाली थी इंडियन इसके रिगार्डिंग। तो वो दिखाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है दुनिया भर में, एक बड़ा रोल है निभाने के लिए। तो इसके मेंबर्स कितने जजेस होते हैं, क्या सिस्टम है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कब ये फॉर्म हुआ, किस आर्टिकल के तहत फॉर्म हुआ, आर्टिकल 33 के अंतर्गत, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात। अभी इंडिया के जज कौन है? दलवीर भंडारी, 2012 से इसमें इन्वॉल्व है वो, ठीक है। अब जब हमने आईसीजे की बात कर ली तो 4 बॉडीज तो हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बॉडी जो दिखाती है कि कैसे यूएन की एक ऐसी बॉडी जो काम करना बंद कर चुकी है, लेकिन क्योंकि वो बंद हो गई इसलिए वो जीत गई, उसकी असफल होने में उसकी सफलता है, वो यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल। असल में देखो वो जो टाइम था 40-45 का, ये था टाइम ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन हो रहा था, मतलब कई सारे देश आज़ाद हो रहे थे और कई देशों का जो पहले जो कंट्रोल करके रखते थे, उनका कंट्रोल कुछ एरियाज में बना हुआ था। तो ऐसी 11 टेरिटरीज थी जिनको ट्रस्ट टेरिटरी बोला गया, ट्रस्ट टेरिटरीज। तो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए एक ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी 1945 में। तो ये जो टेरिटरीज थी, असल में ये जो इनका चार्टर था उसके चैप्टर 13 के तहत, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर चैप्टर 13 के तहत ऑफ चार्टर ये फॉर्मुलेट किया गया। 33 के अंतर्गत क्या बनाया गया था मुझे बताइए? एक ट्रस्ट टेरिटरी बनाई गई जो खुद से अपने आप को अपने ऊपर गवर्न नहीं कर पा रही थी, तो वो जो यूएन की ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ करती थी वो उसका ख्याल रखा करती थी। असल में ये कहानी इन चीज़ों की जो चली आ रही है ये लीग ऑफ नेशन से ही चली आ रही है। जब लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था तब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो कुछ ऐसे इलाके थे जिसके ऊपर विवाद था कि किसका कब्जा है, कुछ के ऊपर गवर्नमेंट ढंग की नहीं थी, तो उसके लिए वहाँ पर वो कहते थे कि हम लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ पर आकर यहाँ पे गवर्न करेंगे। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर ट्रस्ट टेरिटरी बनाए गए थे कि बाद में जो लीग ऑफ नेशंस के बाद यूएन बना, यूएन ने कहा जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं वो जो बची हुई थी हम उनको गवर्न करेंगे। तो वो सुपरविजन वो 11 टेरिटरीज के ऊपर करने वाली थी, और धीरे धीरे करके हुआ ये कि सारी की सारी जो टेरिटरीज थी, वो जो देश थे या तो वो आज़ाद हो गए या वो खुद से कंट्रोल अपने ऊपर करने लग गए। तो तब जाके बात बनती है, तब हमें पता लगता है कि चलो भाई ये सिस्टम अलग हुआ और ये धीरे धीरे करके आज़ाद होने लग गई और खुद से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो लास्ट जो थी वो 1994 में पलाओ नाम की कंट्री थी जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, और पता चला था अब तो कोई ट्रस्ट टेरिटरी बची ही नहीं जिसके ऊपर यूएन का ये काम चल पाए, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल काम कर पाए। तो फिर कहा ठीक है भाई। और पलाओ कहाँ लोकेटेड है भाई? पलाओ माइक्रोनेशिया में लोकेटेड है कंट्री। हमने जब प्लेसेस इन न्यूज़ की थी तो वहाँ पे इसके बारे में जिक्र आया था, इसके बारे में पढ़ा था। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को फिर पता लगा भाई हमारा काम तो हो गया खत्म। तो 1994 में इन्होंने 1 नवंबर को एक रेजोल्यूशन लाया और अपने सारे ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जो लास्ट टेरिटरी थी पलाओ की वो भी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो उन्होंने अपना रूल बना दिया। अब वो हर साल पहले इनको मिलना मैंडेटरी था, अब इन्होंने हर साल मिलना बंद कर दिया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि चलो भाई जो इलाके कोई और गवर्न करता है उनके ऊपर खुद की अपनी गवर्नेंस आ गई है, वो खुद से अपने ऊपर रूल करने लग गए हैं। वो एक सफलता दिखाता है यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल की। अब जब आपने बात करी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, आपने बात करी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, इतनी चीज़ें जो हो रही हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, इसको हैंडल कौन कर रहा है? अब एक चीज़ छूट गई थी वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो थी, इससे पहले क्या कोई बॉडी थी? तो इससे पहले एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, पीसीआईजे। पीसीआईजे के सक्सेसर के रूप में हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखते हैं, आईसीजे को। तो ये आईसीजे की बात हो गई। अब एक चीज़ जो बच रही है वो है इन सब को काम कौन करता है भाई, देखता कौन है? हमने बात की यूएन के एक सेक्रेटरी जनरल है, कौन है भाई, क्या नाम है उनका, और कौन सेक्रेटरीट को हैंडल करता है? तो यूएन का स्टाफ इतने सारे हैंडल करने के लिए हज़ारों लोग होते हैं, ये सब इस ऑफिस में बैठते हैं जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट। अब ये सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में, जहाँ प्रतिवर्ष जो इंपॉर्टेंट यूएन की एजेंसीज हैं, जो उनके ऑर्गन्स हैं, उनकी मीटिंग होती है और जो डे वर्कआउट होता है उसके तहत ये सब काम करते हैं। जितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो कमिटीज़ हैं, उनका जो भी कार्य होता है वो सेक्रेटेरिएट के थ्रू ही देखा जाता है। और सेक्रेटेरिएट को लीड कौन करता है? उनके सेक्रेटरी जनरल। अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल?
कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल? कॉफी अन्नान है क्या? या फिर ये व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल है ये, और 2026 तक इनका टर्म है। तो सेक्रेटरी जनरल का काम भी यही होता है कि भाई किस तरह चीज़ें होल्ड हो रही हैं, किस तरह सेक्रेटरीट काम कर रहा है। अब सेक्रेटेरिएट में चुना कैसे जाता है, तो देखिए चुनती है जो सेक्रेटरी जनरल है उसका चुनाव होता है जनरल असेंबली के द्वारा। तो जनरल असेंबली इनको चुनती है, लेकिन रिकमेंडेशन जो आता है वो आता है कहां से? जनरल असेंबली इनको चुनती है। जो इनका चुनाव आता है वो आता है कहां से? सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल इनको रिकमेंड करती है, फिर जनरल असेंबली में इलेक्शन होता है और फिर इवेंचुअली पिक किए जाते हैं कौन? तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो। तो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल उनके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। अभी कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और ये जो टर्म है ये इनका 2026 में खत्म होने वाला है, इनका सेकेंड टर्म है। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती हैं कि यूएन का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से वो हमने जान ली। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में जाना हमने, ट्रस्टीशिप काउंसिल की जब आपने बात की और यूएन जनरल असेंबली के बारे में बात की, लेकिन एक चीज जो हमने मिस कर दी वो ये है कि भाई ट्रस्टीशिप काउंसिल में ट्रस्ट थे कितने, कौन कौन सी टेरिटरीज थी ट्रस्टीशिप की टेरिटरीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। पलाव तो लास्ट थी, ओशियाना में है ऑस्ट्रेलिया के पास। तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी रीजन्स थे, तो वो लिस्ट ये रही 11 कंट्रीज टेरिटरीज जो पहले यूएन के ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत हुआ करती थी। रवांडा हो गया, कैमरून, टोगोलैंड, गिनी, नाउरो, सोमालीलैंड, पैसिफिक आइलैंड का ट्रस्ट टेरिटरी। तो ये सब अब मोस्टली या तो सेल्फ गवर्न कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट रही नहीं, तो इसलिए एक तरह से ट्रस्टीशिप काउंसिल डिफंक्ट हो चुकी है। तो ये आपके मुख्य जो मेन प्राइमरी ऑर्गन्स थे यूएन के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, कहाँ कहाँ पे क्या रेलेवेंट है। अब जो इसके बचते हैं वो बचते हैं इसके सेकेंडरी इंपॉर्टेंट बॉडीज, वो भी हम कवर करेंगे इन डिटेल जैसे हमने कवर किया, और क्या उनका रोल है, क्यों रेलेवेंट है, वो सब डिस्कस करेंगे। तत्काल इस वीडियो को यही रोकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन हो, वो अपने आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।